MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, जो असली महाभारत है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में छिड़ा हुआ है। उस महाभारत में युद्ध के कुछ नियम हुआ करते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो नियम बनाए गए थे कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो महाभारत है वहां पर ममता बनर्जी कोई नियम कायदा मानना ही नहीं चाहती। आज बंगाल में जो हुआ दर्शकों, वो आज तक आपने न तो कभी देखा होगा न कभी आपने सुना होगा। कभी आपने देखा है कि ईडी कहीं पर रेड करने पहुंचे और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रेड में जाकर खुद दखल दे। ईडी कहीं पर रेड करे और मुख्यमंत्री कागजों का खेला कर दे। आपने यह तो सुना होगा कि किसी रेड की अगर भनक लग गई, जानकारी मिल गई तो कागज पहले गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइलें छीन ली गई। आज फाइलों के कई बंच, कई मोटे मोटे बंडल ईडी के सामने उठाकर ले जाए गए। और यह सब किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी स्टाफ ने यह सब किया है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के सामने मौजूद बंगाल की पुलिस ने। दर्शकों, ईडी ने आज राजनीतिक स्ट्रेटजी बनाने वाली एक कंपनी आईपैक पर रेड की थी। ईडी का कहना है कि इस कंपनी के पास हवाला के जरिए पैसा आया है, हवाला का पैसा इस कंपनी को मिला है। कोल स्कैम से पैसा कमाया गया और करोड़ों रुपए आईपैक कंपनी को भेजा गया, यह हवाला के जरिए आया। इस सिलसिले में ईडी ने 10 जगहों पर रेड की। 10 जगहों पर। पश्चिम बंगाल में 6 ठिकाने थे, 4 ठिकाने दिल्ली में थे। लेकिन इनमें 2 ठिकानों पर दर्शकों बवाल हो गया, क्योंकि एक आईपैक का दफ्तर था और दूसरा आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का घर था। यह वही आईपैक कंपनी है जो तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने का काम कर रही है। सारा का सारा खेल यहीं पर हुआ। ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी तमतमाती हुई पहले प्रतीक जैन के घर पर पहुंची। ईडी के अधिकारियों के सामने से एक हरे रंग की फाइल, हार्ड डिस्क और कुछ और चीजें लेकर निकल गई। वो हरे रंग की फाइल जरा दिखाइए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी हरे रंग की फाइल में छुपी हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि इसमें घोटाले के सबूत छिपे हुए हैं। ईडी कह रही है कि इसके अंदर सबूत है और ममता बनर्जी कुछ और बता रही है। ममता बनर्जी केवल यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि वो इसके बाद आईपैक के दफ्तर में पहुंची। ममता बनर्जी और उनके साथ सुरक्षा कर्मियों का एक बहुत बड़ा लाव लश्कर था और वो लाव लश्कर सीधा पहुंचा कहां पर, वो तस्वीरें में भी आपको दिखाता हूं। वो यहां पर पहुंचा, ये तस्वीरें जरा देखिए। जहां पर ये रेड चल रही थी वहां से ये देखिए, इतने बड़े तादाद में कागज उठा लिए गए। बड़ी बड़ी फाइलें, मोटे मोटे बंडल, ये सारे के सारे कागज उठाए और एक स्पेशल कार में ये रख दिए गए। ये कार किसकी थी? ये कार ममता बनर्जी यूज कर रही थी। चीफ मिनिस्टर की कार थी और वो कार की तस्वीर भी जरा दिखाइए। नंबर स्पेशल 5555 4x5। और ये उसके अंदर की तस्वीरें इस वक्त दर्शकों में दिखा रहा हूं आपको। ये गाड़ी की सीट पर रख दिए गए ताकि कोई इन्हें छू ना सके। सीएम की कार है, सुरक्षा के प्रोटोकॉल है, पूरा का पूरा ये इलाका जो है बंगाल पुलिस ने घेरा हुआ था। और ये देखिए, ये वो स्पेशल कार है जिसका नंबर है 5555। ये सब कुछ जो हुआ वो कैमरे के सामने हुआ। दोस्तों, सवाल यही है सबके मन में कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को खुद वहां पर जाना पड़ा। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे कैंडिडेट की लिस्ट है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, और ईडी कह रही है कि हवाला के पैसों का कनेक्शन है, सबूत है। और सारे सबूत हमारे सामने मुख्यमंत्री आई, उनके पीछे भारी लाव लश्कर आया और वो हमसे छीनकर ये सारे के सारे सबूत ले गई। आईपैक दर्शकों वो कंपनी है जिसके ऊपर रेड पड़ी,
जो कई पार्टियों का प्रचार कैंपेन पहले संभाल चुकी है। सबसे पहले बीजेपी के लिए इस कंपनी ने प्रचार का काम किया था, जेडीयू के लिए इसने काम किया, आरजेडी के लिए इसने काम किया, अब टीएमसी के लिए यह काम कर रही है। कल पता नहीं किस पार्टी का कैंपेन संभालेंगे, क्योंकि उनका तो कहना है कि वो पैसे के लिए काम करते हैं, जो पैसा देता है उसके लिए वो काम करते हैं। अच्छा, उनके दफ्तर से क्या टीएमसी चलती है? अगर उनके दफ्तर से सब कुछ स्ट्रेटजी, सारी लिस्ट, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, तो टीएमसी के दफ्तर से क्या चलता है? मेरा मन यह भी था कि आज मैं कुछ ईडी के अधिकारियों से सवाल पूछूं कि आप इतनी कम तैयारी के साथ क्यों गए रेड करने? अगर यह हवाला का मसला था तो फिर ईडी के अधिकारियों को थोड़ी ताकत दिखानी चाहिए थी, बड़ा लाव लश्कर लेकर आपको भी जाना चाहिए था। लेकिन ईडी के सूत्रों ने जो मुझे बताया है वो आपको हैरान कर देगा। दर्शकों, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता जा रहे हैं। ममता बनर्जी जब अंदर दाखिल हुई तो क्या हुआ, यह आप समझिए। ईडी के सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। हुआ यह है कि ममता बनर्जी आई, अंदर धड़धड़ाती हुई चली गई, अधिकारियों के पास पहुंची और सबसे पहले ममता ने क्या किया, प्रतीक जैन का फोन और लैपटॉप अपने हाथ में ले लिया। दर्शकों, आप जानते हैं कि किसी का फोन और लैपटॉप यह बताता है कि किस तरह की गतिविधियां हाल में उसने की है, किससे बात की है, किसका पैसा आया, क्या हुआ, कौन सा हिसाब किताब है, किन किन वेबसाइट को सर्च किया, सब कुछ उसी में होता है, आप जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये उन्होंने ले लिया। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी इतनी एग्रेसिव थी, ईडी के सोर्सेस ने बताया है कि उन्होंने पहले ईडी के अधिकारी का लैपटॉप ही हाथ में ले लिया था। ईडी के अधिकारी का लैपटॉप, कि लाओ ये मुझको दे दो। बाद में पता चला कि ये तो ईडी के अधिकारी का है, तो वापस लौटा दिया। फिर प्रतीक का लैपटॉप और फोन लिया और वहां पे जो अधिकारी आए थे उन्होंने ये कहा कि जो जितने भी दस्तावेज हैं ये हमारे हवाले कर दो। बंगाल के बड़े पुलिस अधिकारी, करीब 50 पुलिस अधिकारी, जिसमें सीएमओ के भी अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे, इन्होंने सीधे ईडी के अधिकारियों को आदेश दिया और कहा कि सभी कागजात हमको हैंडओवर कर दिए जाएं। ईडी ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री आई थी, इसलिए जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्होंने उनको रोका नहीं और शायद रोक भी नहीं सकते थे। अब दर्शकों, मेरे पास एक साथ 3 बड़ी खबरें हैं। अपडेट क्या है ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहली खबर तो यह है कि ईडी अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गई है और ईडी ने कहा है कि भाई ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री खुद जांच में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, जांच में दखल दे रही हैं, सबूतों को नष्ट कर रही हैं, सबूत हटा रही हैं, इसलिए इनको रोका जाए। हाईकोर्ट से अपील की गई है। दूसरी बड़ी खबर दर्शकों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि ये जो आईपेक कंपनी है ये ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई है और इस कंपनी का कहना है कि उनके दफ्तर में गलत तरीके से ईडी के अधिकारी आए। और तीसरी खबर यह है कि ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुई है। एक नहीं, 3 एफआईआर दर्ज हुई है। एक प्रतीक जैन की पत्नी ने ईडी पर एफआईआर दर्ज कराई है। कुल मिलाकर 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कहा यह गया है कि हमारे जो दस्तावेज हैं वो ईडी के अधिकारी चुरा कर ले गए हैं, हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के अधिकारी चुरा कर ले गए। दर्शकों, मेरा सवाल बहुत सीधा है। ईडी के अधिकारी आते हैं तो दस्तावेज लेकर जाते हैं, दस्तावेजों की जांच करते हैं। कोई कहे कि ईडी के अधिकारी दस्तावेज चुरा कर ले गए, बाकायदा उसका सीजर होता है, वो प्रक्रिया होती है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल है तो खेल कुछ भी हो सकता है। जब दिन दहाड़े डॉक्यूमेंट्स उठाए जा सकते हैं, जब दिन दहाड़े सबके सामने ये फाइलें छीनी जा सकती हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल है, एफआईआर भी होगी, क्रॉस एफआईआर भी होगी। अब देखना यह है कि इसको केंद्र सरकार किस तरह से ले रही है और कैसे इस मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। ममता बनर्जी वर्सेस ईडी, ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। एजेंसी की कार्रवाई पर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू। खाली हाथ आई ममता, जब बाहर निकली तो हाथ में फाइलें थीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां करीब 12 बजे के आसपास सरकार और जांच एजेंसी आमने सामने आ गई। कोयला चोरी मामले में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी रेड मारने क्या पहुंची, पीछे पीछे सूबे की मुखिया भी अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गईं। ममता दीदी आई तो खाली हाथ थी, लेकिन निकलते वक्त उनके हाथों में भर भर कर फाइल्स थी। जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्वयं मौके पर पहुंचकर पार्टी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क समेटना,
बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से माहौल अचानक गर्मा गया। ममता बनर्जी के हाथों में ग्रीन फाइल थी जो उन्होंने ईडी की टीम से छीन ली। इसके बाद ईडी की टीम पहुंची आईपैक के दफ्तर। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ सीधे आईपैक के दफ्तर पहुंच गईं। दीदी के लोगों ने फाइलों को दनादन कार नंबर WB06Y5555 में रख दिया। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा देखा है कि सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हों और सरकार यानी वहां का मुखिया सरकारी काम में अड़ंगा डालने पहुंच जाए? शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है। उसके ऊपर से दीदी के ये आरोप भी सुनिए। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया और सीधे ममता पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী তিনি শুধু রাজনৈতিক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন আইপ্যাকের কাছে? আপনি তো ভোটার লিস্ট আছে বলছেন বাজেয়াপ্ত করতে, আইপ্যাকের কাছে ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआईआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। जैसे जैसे दिन चढ़ा मामला गर्माता गया और ये मामला अब हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। तो दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ भी गलत नहीं हो रहा तो एक मुख्यमंत्री का इस तरह भागकर फाइलें उठाना किस बात का संकेत है? ये साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में किस स्तर पर देश विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही होंगी, जिनके पुख्ता सबूत उन्हीं फाइलों में मौजूद हैं। ईडी ने सही जगह हाथ डाला है। सच छुपाया नहीं जा सकता, एक दिन जनता को सब पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। विजय शर्मा जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे साथ फराज कदवई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ हैं जो नेता हैं टीएमसी के। सबसे पहले बादल देवनाथ, सवाल आपसे ही है, किस बात का डर है ममता बनर्जी को? दस्तावेज सामने आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, हवाला का पैसा ट्रांजैक्शन सीधा पकड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्या समस्या है? और कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे काम करता है क्या? कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे पद का दुरुपयोग करता है कि आप सारे दस्तावेज उठा के गाड़ी में ले जाएंगे आप? सर और आधा घंटा है, आपने 15 मिनट में पूरा आंसर आपने दे दिया, और आधा घंटा है वो भी आंसर आप दे दीजिए। पूरा रिपोर्ट तो आपने दे दिया ममता दीदी के खिलाफ, और थोड़ा कुछ समय है वो आप दीजिए, मुझे जरूरत नहीं, सारे पैनलिस्ट का कोई जरूरत नहीं। आप रिपब्लिक भर पूरा आंसर आपको क्या दिक्कत है? जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जवाब दीजिए ना, बुरा क्यों लग रहा है? कौन दस्तावेज उठाता है ईडी के सामने से? ये भी जवाब है, ये भी, इसको भी जवाब कहते हैं। आप पत्रकार है, हम लोग पॉलिटिक्स करते, समाज सेवा सुधार करते, इसको भी जवाब कहते। सबसे बड़ा बात पहले कहता हूं, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय अमित शाह, हाय हाय मोदी जी। और अमित शाह का बेटे के घर में कब ईडी जाएगा? अमित शाह का बेटे के घर, राजनाथ सिंह का बड़ा बेटे के घर कब ईडी जाएगा? और मोदी जी का जो बड़ा भाई है, जो जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ करोड़ रुपया है, उसका घर में ईडी छापा कब मरेगा? हम लोग सब देखना चाहते हैं। आप सोचिए तो, आईपैक एक निजी संस्था है, वो संस्था पार्टी के लिए काम करता है, भाजपा के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, जेडीयू के लिए काम किया, आरजेडी के लिए काम किया, टीएमसी के लिए काम कर रहा है। वो उसका पार्टी का उसका काम है पार्टी का करना, पार्टी करना।
पार्टी के सारे उम्मीदवार का लिस्ट, पार्टी के कंप्यूटर, पार्टी के लैपटॉप, पार्टी के मोबाइल फोन, पार्टी के सब कुछ, और सारे लोकल 214 विधानसभा जितना बूथ लीडर है, सारे बूथ लीडर का लिस्ट बादल देवनाथ एक बात सुनिए देखिए मुझे ये पता नहीं है कि आपका नाम उस फाइल के अंदर है कि नहीं है। आप क्यों इतने तमतमा रहे हैं? आपका नाम है क्या फाइल में? क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये आईपैक कंपनी जो है, एक सेकंड रुकिए, पहले बात सुनिए। ये आईपैक जो कंपनी है जिसको लेकर आप बोल रहे हैं कि सब कुछ हमारे डॉक्यूमेंट उसके पास है, हमारे डॉक्यूमेंट उसके पास है, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है? तो ये टीएमसी का दफ्तर किस लिए खोल रखा है? ये टीएमसी का दफ्तर किस लिए खोल रखा है? ये टीएमसी के दफ्तर में बैठ के ताली बजाने के लिए खोल रखा है क्या? सब कुछ आईपैक करती है तो आप लोग उसके लिए ये किस लिए बैठ रखा है? बादल देवनाथ का नाम छिपाया क्या इसमें? पहली बात सुनो, और दूसरी बात ये भी सुनो, दूसरी बात ये भी सुनो कि पहले बीजेपी का काम करती थी ये कंपनी। सुनिए बादल देवनाथ, सुन तो लीजिए, नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले बीजेपी का काम करती थी, मतलब बीजेपी का डेटा इनके पास था। फिर ये जेडीयू का काम करने लगे, मतलब जेडीयू का डेटा इनके पास था। इसके बाद ये आरजेडी का काम करने लगे, मतलब आरजेडी का डेटा इनके पास था। और ये तीनों डेटा आप लोगों ने ले लिए क्योंकि टीएमसी का काम कर रहे हैं। अरे क्या फिजूल बात है भाई, आपको क्या फिजूल बात है? कमीशन का रूल भाई जो भी एजेंसीज काम करती हैं उनके साथ एक पर्टिकुलर डेटा शेयर किया जाता है और वो रिसर्च करके आपको देती हैं। आपका कौन सा डेटा है? ये पैसे वाला डेटा है क्या? ये पैसे का खेला था? इतना एग्रेसिव कोई चीफ मिनिस्टर, इतना एग्रेसिव कोई चीफ मिनिस्टर? अरे किस लिए घुस गए भाई? आप कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेकर घुस गए, आप डीजीपी को लेकर घुस गए, आप 50 पुलिस वाले लेकर घुस गए। किस लिए? ताकि डॉक्यूमेंट्स उठा सके वहां से। प्रतीक जैन जिसकी जांच होनी है उसका मोबाइल फोन लेके आ गया। प्रतीक जैन का मोबाइल फोन लेके आ गए। किस लिए? आंसर देने का काम हमारा है, आंसर देने का काम आपका नहीं। आप सवाल कीजिए, आंसर देने के लिए मैं हूं, मैं आंसर दूंगा, आप आंसर मत दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल्स क्या है? बादल देवनाथ एक बात बताइए, प्रतीक जैन का फोन क्यों ले आए? प्रतीक जैन का लैपटॉप क्यों ले आए? उसमें भी सब कुछ है। प्लीज आपको आंसर लेना है तो पहले आंसर ले लीजिए, आंसर ले लीजिए। आपका सारे आंसर का, सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। इलेक्शन कमीशन का क्यों लेके आया बताइए? फोन क्यों लेके आया? प्रतीक जैन का फोन किस हैसियत से लेके आया? किस लिए लेके आया? जांच क्या करेंगी फिर एजेंसी? पूरा देश देख रहा है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी का जो संस्था है, निजी संस्था, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, उसका ऑफिस में छापामारी क्यों होगा? इसका जवाब पहले दीजिए। उसके ऑफिस में छापेमारी इसलिए होगी क्योंकि ये 2020 का एक मामला कोल स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसमें ईडी का कहना है कि टेंस ऑफ करोड़ रुपीस ये इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को गया है हवाला का। ऐसी एजेंसी से काम क्यों कराते हो जो 10-10, 20-20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए लेती है? बातों को घुमाने का कोशिश मत कीजिए। अरे कोशिश क्या कीजिए, ये ईडी की प्रेस रिलीज है आज की, ये ईडी की प्रेस रिलीज है। बादल देवनाथ, आपको समझ नहीं आएगा, ये मामला थोड़ा टेक्निकल है, या तो आपकी समझ से बाहर का है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको। मैं 1 मिनट के लिए इसमें विक्रम सिंह जी को इन कराना चाहता हूं, विक्रम सिंह जी को इन कराना चाहता हूं, फिर विजय शर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी, फराज किदवई और अनिल झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 1 सेकंड, लेकिन विक्रम सिंह जी 1 मिनट। विक्रम सिंह जी ईडी के ऊपर अब ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कि वो दस्तावेज चुरा ले गए। ईडी के ऊपर ये एफआईआर दर्ज करा रहे हैं कि गलत तरीके से मेरे ऑफिस में आ गए। ये कहीं टिकने वाले हैं? और ऐसा कोई आपका तजुर्बा कहता है पूरे देश में कहीं हुआ हो कि कहीं पर ईडी की रेड हो और चीफ मिनिस्टर दलबल के साथ, इंक्लूडिंग डीजीपी, इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर, ये सब घुस जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लाएं और कहें कि हमारे ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं? जी नमस्कार शर्मा जी, ऐसा मैंने तो कभी देखा ही नहीं और इसके पहले सुना जरूर था। 2019 में भी बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ने सिट इन प्रोटेस्ट किया था। सीबीआई ने जब राजीव कुमार पुलिस कमिश्नर को इंट्रोगेट करने की कोशिश की थी शारदा चिटफंड में। 2021 में जो नारद केस की अरेस्ट हो रही थी उसमें भी टीएमसी लीडर्स और ममता जी ने जाकर के बहुत अवरोध उत्पन्न किया था। ये तमाम चीजें दिखाती है कि पहले अगर कार्रवाई हो गई होती तो ये दुस्साहस नहीं करते। ये बिल्कुल कोरा गैर जिम्मेदाराना अवैधानिक कार्य है जो कि पुरानी धारा आईपीसी में धारा 201 और 208 भारतीय न्याय संहिता में है कि साक्ष्य के साथ खलत मलत करना या उसको डिस्ट्रॉय करना।
और धारा 332 जो वर्तमान 121(2) की है कि जो विवेचक हैं, सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर हैं, अधिकारी हैं, उनके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करना और उनके रास्ते को रोकना, अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती, मुझे सख्त आपत्ति है कि सीआरपी की टुकड़ी वहां मौजूद थी, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, मुख्यमंत्रियों को। और मुख्यमंत्री आज की तारीख में ये सीरियल ऑफेंडर हो गई हैं, बार बार आप उनको मौका दे रहे हैं। और क्या भारत सरकार को मालूम नहीं है कि जिसने संविधान की शपथ उठाई है, अगर शपथ उठाई है, संविधान को तार तार करके तोड़ रही है, जहां उनको पद पे रहने का औचित्य है, उनका होना चाहिए डिसमिसल। ये सीधा सवाल है फराज किदवई, अगर कोई एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रही है तो वो कानून के दायरे से ऊपर हो गई क्या? भाई इस देश में कई पॉलिटिकल एजेंसियां हैं जो अलग अलग पार्टियों का काम करती हैं, ये सारे कानून के ऊपर हो जाएंगे? देखिए राम जी, मैं जो डीजीपी साहब ने बात कही, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि कानून जो है वो इस देश में सबके लिए बराबर है। और मैं आपको कुछ, क्योंकि आपका बड़ा जो पैनल है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था मुझे लगता है कि इस देश में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको दो वो दिखाता हूं। एक में मेरे पास कटिंग है, भी पूरा ऑर्डर उसका नहीं है, लेकिन सारे समाचार पत्रों में छपा था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉशंस ईडी अगेंस्ट बीइंग यूज्ड टू फाइट पॉलिटिकल बैटल्स। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोलता है। खबर है 21 जुलाई 2025 की, ज्यादातर न्यूज़पेपर में है। इसमें बोलता क्या है? इसमें जो सीजीआई जस्टिस बीआर गवई बोलते हैं कि डू नॉट ट्राई टू यूज द कोर्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल बैटल्स, 1। दूसरा इन्होंने लिखा था कि डू नॉट पर्कुलेट दिस वायरस अक्रॉस द कंट्री, और एजेंसीज का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, हमारा मुंह मत खुलवाइए वरना हम कठोर टिप्पणी करने को मजबूर हो जाएंगे। और राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के सामने लड़नी चाहिए। आपका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम जो थे, जस्टिस गवई ने बोला। और एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए, आपका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि जब इस देश की सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोलेंगे कि ईडी का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, तो फिर ममता बनर्जी जैसे लोग हो सकता है सड़क पर उतरे, क्योंकि ये तो एक तरह की अघोषित इमरजेंसी है। राम जी, मैं तो बिल्कुल, भाई देखिए मेरी पार्टी का मामला नहीं है ये, लेकिन मैं बिल्कुल, आप मुझे ऐसा विश्लेषक समझ लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई बड़ी बात बोल रहा है तो ये। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि होता क्या, आप पैटर्न समझिए। देखिए, भ्रष्टाचार पर नकेल लगनी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहे जिसका हो। अब क्या हुआ कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट खबर और दिखाता हूं कि इनके जो शुभेंदु अधिकारी जी, जब शारदा वाला केस जब आया था तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम था, लेकिन अचानक उनका नाम क्यों निकल गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या वो केस क्लोज कर दिया गया? क्या ठंडे बस्ते में चला गया? मतलब क्या ईडी ने पिछले 10-11 सालों में, ये तो पूरी स्टोरी की थी ना इंडियन एक्सप्रेस ने, ये आपको भी पता है और हम सबको पता है, फुल पेज की स्टोरी की थी कि 2014 से 25 ऑपोजिशन लीडर्स को ईडी ने टारगेट किया, जिसमें से 23 भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो प्रॉब्लम राम जी क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब झारखंड का इलेक्शन होगा तो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। डीजीपी सर, आप इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा कि जब झारखंड, और उसके बाद में हाईकोर्ट ने क्या कहा, विजय शर्मा, वो आपके पास समय नहीं वरना मैं वो सब बता देता। जब दिल्ली में इलेक्शन होगा तो अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी अपहरण हो जाएगा, और जब बंगाल में चुनाव होगा तो ईडी वहां से फिर से चली जाएगी। सरकारी अपहरण से क्या मतलब है? हाँ, मतलब उनको उठा लिया गया, ईडी ने उनको उठा लिया। सरकारी अपहरण तो एक हिसाब से इनका भी हुआ था, झारखंड के मुख्यमंत्री का। उसके बाद में हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने बेल दे, हाँ बिल्कुल, हाईकोर्ट ने बेल देते हुए मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या कहा था। तो विजय शर्मा आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विजय शर्मा जी, जी 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 देखिए, जिस तरह से फराज जी इस मुद्दे को घुमाना चाह रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये देखना होगा, ध्यान भी रखना होगा कि किस तरह से हमें कानून का पालन करना है। एक राज्य की मुखिया और किस तरह से जांच एजेंसी के वहां आकर और किस तरह से जबरदस्ती ले जाती है, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी भी? ये तो दिन में डकैती जैसा है। आप मुझे बताइए, अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो कानून आपके साथ है, आप हाईकोर्ट मूव करिए, किसने रोका आपको? और वहां ऐसा क्या
छुपा हुआ था। एक भ्रष्टाचारी था, भ्रष्टाचारी के घर और ऑफिस के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उसके ऊपर आरोप। ये पहला मामला थोड़ी है, तो 2020 से चल रहा है और 14 करोड़ रुपए इसी मामले में बरामद भी किए गए कैश। तो उसका मुझे फराज जी जो है जवाब दे दें। अब मैं फराज जी की बात का बिंदुवार जवाब देता हूं, किस तरह से ये घुमाना चाह रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट की तो सीबीआई में आपने देखा होगा किस तरह से पिंजरे का वो बताया था तोता सीबीआई को, इनके कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस का राज रहा 10 साल, ममता दीदी का भी रहा बीच में। क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता को पकड़ा गया भ्रष्टाचार में? तब भी इनके ही पकड़े जाते थे, इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होते थे, आज भी इनके खिलाफ हो रहे। अरे भ्रष्टाचारी इनके यहां बैठे हैं। क्या कोई आदमी मना कर सकता है कि जो करोड़ों रुपए 10-10, 15-15 करोड़ रुपए टीवी चैनल के ऊपर सामने दिखाए जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, वो किसके हैं भाई? राज्य सरकार तो आपकी है, पुलिस आपकी है। आपकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ती किसी बीजेपी कार्यकर्ता को अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल है? तो किसने रोका? आप तो राज्य के मुखिया हैं। और राजीव कुमार जो अभी बताया था, बड़े सीनियर डीजीपी रहे हैं उन्होंने, कि किस तरह से धरने पे बैठ गई थी ममता दीदी उनके लिए। दूसरा इन्होंने बताया केजरीवाल जी का। मैं जवाब देता हूं केजरीवाल जी के लिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा छाती ठोक के कहती है हमने कंप्लेन की थी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। तो बता दीजिए कांग्रेस झूठी है या जांच एजेंसी? वो खुद कहती है कि भ्रष्टाचार किया केजरीवाल ने शराब में। और जहां तक ये हेमंत जी की बातें करते हैं, अरे भाई जांच एजेंसी जांच करके तथ्य कोर्ट के सामने रखती है। ये कोर्ट तय करता है कि उसको जेल भेजना है या छोड़ना है। बाद में जमानत कोर्ट ने दी है। तो ये चीजें तो सारी कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। और कोर्ट कौन? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनाता है? कॉलेजियम बनाते हैं। मुझे एक सेकंड फराज किद भाई, मैं आपके पास लौट के आ रहा हूं, लेकिन पहले मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। अनिल झा हैं, एक टिप्पणी में उनकी ले लूं, इसके बाद आपके रिएक्शन के लिए आऊंगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट आ रहा हूं, अनिल झा आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को मैं एंड कराना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ऐसे तो सारे भाई पॉलिटिकल पार्टियों पे छापा इसलिए मत मारो क्योंकि वो चुनाव लड़ती हैं, ये पॉलिटिकल प्रेशर हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम करने वाली दूसरी एजेंसियों को इसलिए मत पकड़ो क्योंकि वो उनके लिए काम करती हैं। फिर कैसे कार्रवाई होगी और क्या छोड़ा जाएगा, क्या पकड़ा जाएगा? अगर एक चीफ मिनिस्टर सामने से ईडी के अधिकारियों से दस्तावेज छीन कर ले जाएगा तो हो चुकी जांच और हो चुके परिणाम। देखिए राममोहन जी, सबसे पहले तो यही कि सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को ये शक्तियां दी हैं, उसको वैलिडेट किया है। जो लोग यहाँ झूठ बोल रहे हैं उससे बचना चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद मैं करता हूं कि ये समझदारी तो आगे से दिखाएंगे कि एक ऑब्जर्वेशन और जजमेंट दोनों का फर्क होता है। जजमेंट में उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ये सारे पावर दिए हैं, सीजर के पावर, अरेस्ट के पावर, रेड के पावर। और ये जो मैं गिना रहा हूं, इसको जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ना, वो अच्छे से उसको सर्च कर ले। एक ऑब्जर्वेशन और जजमेंट का फर्क समझ में आ जाएगा, नंबर 1। अब इसके आगे की बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो शक्तियां दी हैं उसी के तहत ईडी एक कार्रवाई करती है। और ईडी का कम से कम वो प्रेस नोट पढ़ के आना चाहिए टीवी की डिबेट में, जिस प्रेस नोट में वो साफ साफ बता रहे हैं कि सीबीआई की जो एफआईआर थी, जिसमें कोल स्कैम से जुड़े लोगों पर जो एफआईआर जो हुई थी, उसको लेकर जब इस मामले में आगे बढ़े तो हवाला के जरिए आई पैक को दसियों करोड़ रुपए या सैकड़ों करोड़ रुपए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन टेंस ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज लिखा हुआ है उनके प्रेस रिलीज में, वो दिया गया। क्या किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री इस तरह का शर्मनाक व्यवहार कर सकती है? क्या यह संभव है? और राममोहन जी, अगर हम आप वहां होते तो अब तक जेल में होते, कोई बचाने भी नहीं आता। और जिनके पास कुछ बोलने को नहीं होता है तो वो इधर उधर की बातें करते हैं। बचाने के लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैये की निंदा करनी सबसे पहले, उसके बाद कोई बात होनी चाहिए इस डिबेट। एक सरकारी एजेंसी किसी एक प्राइवेट जो कंपनी है उस पर, जिस पर हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप है, उसके यहां छापा मार रही है। मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ जाकर वहां उसमें बाधा डाल रही है और वहां से कागज लेकर जा रही है। आ रहा हूं देवनाथ जी, आपके पास भी आ रहा हूं, फराज जी के पास भी आ रहा हूं। पहले अनिल झा का एक रिएक्शन ले लो। अनिल झा आपके पास आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में भ्रष्टाचार चल रहा है। ईडी की रेड में दखल देने को लेकर बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या कहा है बीजेपी ने, आपको सुनाते हैं।
पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई आईपैक के ऑफिस में और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। आप जरा चिंता करके देखिए, शायद ऐसे वाकयात, ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं सीबीआई या ईडी की रेड चल रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री वॉक्स इन, खुद मुख्यमंत्री अंदर आती है और आके एविडेंस लेके चली जाती है। तो अब बीजेपी लगातार इसको लेकर निशाना साध रही। मेरे साथ इस वक्त अनिल झा हैं। अनिल झा, बहुत सीधी बात है कि प्रोसेस तो प्रोसेस के तहत होगा, कार्रवाई की तरह होगी या फिर गुंडागर्दी चलेगी इसके बहाने? दिल्ली में 4 महत्वपूर्ण नेताओं पर ईडी के छापे पड़े। आदरणीय केजरीवाल जी पर, मनीष सिसोदिया जी पर, सत्येंद्र जैन पर और संजय सिंह जी पर। पहली बात तो ईडी ने आज तक उनसे क्या प्राप्त किया और ये छापे कब पड़े? दिल्ली चुनाव के आसपास पड़े। बिहार में इसी प्रकार के छापे पड़े, अब बंगाल में इसी प्रकार के छापे पड़ रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, देखिए मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मैं 32 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और कई बार विधायक रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं शैली को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। सत्येंद्र जैन के मामले में तो कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट भी पेश कर दिया कि इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है करे, उसको स्वतंत्रता है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये चुनाव के वक्त क्यों है? जो अन्य राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाए उनके ऊपर छापा, जो डोनेशन दे उनके ऊपर छापा, कोई उनके लिए काम करे उसके लिए छापा, ये न्याय संगत नहीं है। और ये प्रश्न खड़ा करती है ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है पिछले कई वर्षों से। अब हैरान आप होंगे, मैं पिछले साल भाजपा छोड़कर के आम आदमी पार्टी में आया। मेरे आम आदमी पार्टी में आते ही 10 दिन के बाद मुझे नोटिस आ गया कि आप अपनी सारी संपत्ति का हमको जायजा दीजिए। सिर्फ हम 3-4 लोगों को आया। आप बताइए मेरा क्या अपराध है? अगर मेरे वैचारिक रूप से कोई मतभेद हो गए हैं और आप दिल्ली के किसी नेता पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए, ना निकाल पाए, क्या मिला संजय सिंह जी से साथ आपको? मैं ममता बनर्जी के इस जो आप कह रहे हैं इलीगल एक्ट है, मैं ममता बनर्जी जैसी महिला को आप फिर सब हल्ला मचाएंगे भाजपा के प्रवक्ता और कहेंगे कि जी वो लीगलाइज्ड है। ममता बनर्जी ने गलत किया है, उनको ईडी के इन लोगों को इलीगली एक्ट करने पर गिरफ्तार करवाना चाहिए था वहां पर। और जिस प्रकार से देश में जो निर्दोष लोगों को ईडी ने छापे मार करके जेल में रखा और उनके बाद उनको 1 रुपया नहीं मिला उन लोगों से, तो क्या उनके लिए भी सजा मुकर्रर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यही चाहते हैं कि कानून हाथ में ले, क्योंकि ये भी इनके यहाँ भी ऐसी जब इन्होंने सरकार चलाई थी ये गुंडागर्दी थी। आपको पता नहीं है चीफ मिनिस्टर कार्यालय में चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया गया था, बीजेपी में था, राज्यसभा मेंबर को चीफ मिनिस्टर के घर में पीट दिया गया था। शर्मा जी आप तो भी ये तो चोर मौसर है भाई। आप अभी अरे भैया सुनिए, आप तो चोर मौसर है भाई। कह रहा हूं आपके यहाँ तो चीफ मिनिस्टर हाउस में चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया। मैं एंकर महोदय से कहना चाहूंगा इनको चुप कराइए। ये इलीगल एक्ट में शामिल है। महिला राज्यसभा मेंबर को 5000 ईडी के छापे घर में पीटा गया। 40 में भी इनका तो पता है चोरी और सीना चोरी, चोर मौसर है भाई। ईडी ने 5000 से ज्यादा आप मुझे जवाब दो ना, कांग्रेस पार्टी ने आपकी शिकायत की थी केजरीवाल जी जेल में गए थे, बताइए आप मुझे बताइए आपने भ्रष्टाचार किया था ना, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? अरे आपको आपने जब कोई गलत काम में क्यों डरते हो? 500 रुपए क्यों डरते हो आप? ये बता दो ना मुझे। लोगों को तंग कर रहे हैं। अरे कैसी बात है? आप एक गैर कानूनी काम को, गैर संवैधानिक काम को आप इस तरह से बेशर्मी के साथ टीवी के ऊपर बचाव कर रहे हो। आप राज्य ये आपका समस्या ये है कि काम तो जो भी चलेगा वो प्रोसेस के तहत चलेगा कि प्रक्रियाएं तोड़ दी जाएंगी। मेरा सवाल बहुत सीधा है और मैं बादल देवनाथ आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं। बादल देवनाथ, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं कि कोई काम आपकी पुलिस करने के लिए जाए, सेंट्रल एजेंसी के सीआरपीएफ के लोग, सीआईएसएफ के लोग वो खड़े होकर दीवार बनकर उस एजेंसी के सामने खड़े हो जाएं, ऐसे तो फिर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा।
कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अराजकता उत्पन्न करने से क्या प्रदेश चलेगा, क्या देश चलेगा? बादल देवनाथ, सबसे पहले आपको समझना चाहिए, और मैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देशवासी को और खास करके भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, आप जिस दफ्तर में गए, कोई काला दफ्तर, कोई ऑफिशियल दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिशियल दफ्तर नहीं है। जो दफ्तर है वो दफ्तर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, उस दफ्तर में आपने गया है। और प्राइवेट जो पार्टी नहीं, और किसी का घर वो भी आपका दफ्तर है नहीं, किसी का घर, प्रतीक जैन का घर, प्रतीक जैन का घर वो भी दफ्तर है। बादल जी बड़े सम्मान, प्रतीक जैन का घर वो भी दफ्तर है। बीच में नहीं, बीच में क्या आप बोल रहे हैं कि किसी के दफ्तर में नहीं जा सकते? अव्वल तो ये दलील ठीक नहीं। एक मिनट विजय जी, एक मिनट विजय जी, एक तो आप कह रहे हैं दफ्तर में ईडी नहीं जा सकती, पहला पॉइंट तो ये। तो प्रतीक जैन के घर पे ममता बनर्जी क्या करने गई थी, मुझे बताइए। प्रतीक जैन जिसके लिए काम करता है वो पार्टी के लिए काम करता है। पहले आपको जो अरे पार्टी के लिए आपके तो 500 कार्यकर्ता काम करते हैं और 50,000 कार्यकर्ता काम करते हैं। किसी के घर ईडी जाएगा तो ममता बनर्जी जाएंगे? प्रतीक जैन पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी के लिए सांस चलेगा, पार्टी के लिए पार्टी उनको एक्सेप्ट किया है। अरे भाई, पार्टी के लिए अगर प्रतीक जैन काम करता है तो टीएमसी के लिए तो आपके 50,000 कार्यकर्ता काम करते हैं। किसी के घर ईडी नहीं जा सकती। उसके पास सारे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का दस्तावेज है, उस दस्तावेज को लेने का क्या जरूरत था ईडी को? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर राम जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये कैसी दलील है? ये कैसी दलील है भाई? अमित शाह का बेटे ये कैसी दलील है? ये किस तरह की दलील है कि मेरे जानने वाले के पास मेरी जानकारी है इसलिए उस पर रेड नहीं हो सकती? ये किस तरह की दलील है? ये क्या लॉजिक है? हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, ये क्या लॉजिक है और किस तरह का तर्क है कि चूंकि वो हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं इसलिए आप उन पर रेड नहीं करते? तो ऐसे किस पे रेड हो जाएगी? किसी पे रेड ही नहीं हो सकती फिर। एक सेकंड, हर्षवर्धन जी। देखिए, बादल देवनाथ जी की पीड़ा जायज है, ठीक भी है भाई। उनको लग रहा होगा कि 15 साल बाद इस तरह से ममता जी के किले में दरार आ गई है, तो उनका चीखना चिल्लाना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो छापा पड़ा है उस छापे से ममता जी का कुछ लेना देना है? मूल सवाल पूछिए, ममता जी का लेना देना है तो क्या लेना देना है? क्यों ममता बनर्जी वहां पहुंची पुलिस अधिकारियों के साथ? क्या ममता जी की कोई कमजोर नस दब गई है? क्या ममता जी के जिस हवाला में इनको कहा जा रहा है, क्या ममता जी को लगता है कि उससे उनके ऊपर आंच आ जाएगी? फरास्कित भाई, क्या ये पॉइंट बहुत सीधे हर्षवर्धन जी जो पूछ रहे हैं, चल रहा है, ये पॉइंट बहुत सीधे है। ऐसे तो एक व्यक्ति के खिलाफ भी आप नहीं जा सकते रेड करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई पदाधिकारी आपकी पार्टी में कोई ना कोई किसी ना किसी पद पे होगा। फराज जी, अब बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रॉब्लम कार्रवाई में नहीं है राम जी, प्रॉब्लम यह है कि शुभेंदु अधिकारी, और जो मैं कुछ बोलता हूं ना, मैं अपने मन से कभी नहीं बोलूंगा। नहीं तो प्रॉब्लम शुभेंदु अधिकारी में है? सुनिए कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम आईपैक में है? किसमें? सर, आपने मुझे बोलने देंगे जी कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उनको एक्यूज बनाया गया था, किसमें? शारदा नारदा घोटाले में। और अब वो कहां है? 25 ऐसे नेता जिनके ऊपर ईडी ने छापे मारे, उसमें 23 में भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। उनके केसेस का क्या हो रहा है? या तो वो ठंडे बस्ते में कोल्ड स्टोरेज में है या क्लोज कर दिए गए। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके वो लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहती है कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, और ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो लोकतंत्र का जीता जागता हुआ सबूत है। ये तस्वीरें दर्शक देखें और दर्शक ही इस बात को लेकर डिसाइड करें कि कौन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप किसी जांच एजेंसी के सामने से सारे बंडल उठाकर ले जाइए, फिर आप कहिए कि आपके हाथ क्या आया और आपने क्यों नहीं पकड़ा, आप क्यों नहीं जांच कर पाए, आप क्यों जेल में नहीं डाल देते, और सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के आप अपनी गाड़ी में डाल लीजिए और 50 पुलिसकर्मियों से गिरवा लीजिए। अगर ये लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र शायद इस देश के लिए अच्छा नहीं है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH